ये चीज, इस तरह की स्थिति कभी, देखो क्या ये कहना तर्कसंगत है? कि नीति निर्देशक तत्व की नीति को गैरवादियों की बनाकर राज्य को दायित्व से बचने का प्रयास किया गया। बचाने का प्रयास किया गया। किंतु सरकार ने बजट के माध्यम से निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित दायित्व का निर्णय बेहतर तरीके से कर रही है। तर्क प्रस्तुत कर। अब इस प्रश्न को देखो, क्या यह कहना तर्कसंगत है कि नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बनाकर राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास किया? क्या यह कहना तर्कसंगत है नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बनाकर राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास किया? किंतु सरकार ने बजट के माध्यम से निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित दायित्व का क्रियान्वयन तरीके से। एक बात हमेशा जान दो, इस बार विभिन्न राज्यों में जिसकी भी सरकार बने, पर सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा में फ्री बीज को प्रमोट किया। हाँ, रेवड़िया बटी है, जीत किसी की। हाँ, पूरा कितनी सीट मिली? हाँ, हाँ, कांग्रेस। और छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? नहीं, रुझान नहीं दिखा, रुझान तो दिखा रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। बदल जाते सर। एमपी में भी बीजेपी है और छत्तीसगढ़ में, हाँ, दोनों में इतना डिफरेंस तो गलत है। डिफरेंस, हाँ। और छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी। बीजेपी, अच्छा। अब एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं मैं
इस बार ये जो प्रश्न है ये बनेगा, मुझे पूरी संभावना कि फ्री मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई हैं, और मुफ्त की जब रेवड़ियां बांटी गई हैं तो सरकार क्या कह रही है, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं, ये वेलफेयर स्टेट का कार्य है, यही तो कार्य है। मैं जो दे रहा हूं वो कल्याणकारी राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, यही तो है। और दूसरी चीज क्या हो रहा है, नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारी बातें, फॉर एग्जाम्पल 46 कमजोर और वंचित वर्ग की क्या है, सहायता। ये सारी रेवड़ियां उनकी सहायता के लिए तो है, पूरी बात ध्यान देना, ये तो बातें की गई हैं। अब ध्यान देना, प्रश्न ये है, आपसे प्रश्न ये पूछेगा वो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अक्सर देखा होगा इसे गैरवाद योग्य बनाया गया और राजनीतिक दल इसी का सहारा लेकर के मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वीकर सेक्शन की सहायता, और सहायता करने के लिए, कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए, या तो आप उनके अकाउंट में न्यूनतम राशि डाल दो, देखा लाडली योजना, या तो महंगाई से बचाने के लिए न्यूनतम दर पर सिलेंडर दो, या तो फ्री बिजली फ्री पानी का क्या करो। अब अरविंद केजरीवाल डरे हुए, उनके सारे सारी बातें, रणनीति को दोनों ने क्या कर लिया। और जब कांग्रेस बीजेपी दोनों मुफ्त की रेवड़ियां देगी तब केजरीवाल की चलने वाली हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, लेकिन उनको पता है, इस्तीफा दे दिए और किसी कोई दूसरा सीएम बन गया, फिर अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ। जैसे बिहार में हुआ देखा होगा, नीतीश ने किसको बनाया था सीएम कुछ महीने के लिए, जितना मालिक हो वो बंदा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। नीतीश की हालत ये कंफर्म है। हाँ बिल्कुल, ये जाएंगे। अब मुझे लगता है कि सीएम किसी और को बनाएंगे, जैसे लालू जी ने किया, और अपनी पत्नी को बनाएंगे तो फिर हाँ, ये यदि अपनी पत्नी को बनाते हैं तो आईएएस है, वो बनेगी नहीं, आईआरएस है, रिजाइन देना पड़ेगा उनको, बच्चे इनके छोटे। हाँ दे दिया रिजाइन, अच्छा मुझे नहीं पता, अच्छा हो सकता है तब। अब तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को देखो, सिंपल प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्या सबकी शुरुआत है, क्या सबसे इंट्रोडक्शन की बात करोगे, क्या दायित्व से बचाने का प्रयास किया गया। तो दो बातें, जब प्रश्न ही उठा तो आपने गौर किया होगा कि केटी शाह ने क्या कहा, ये बौद्धिक दिवालियापन है, और संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने यही कहा गया था कि इसे गैरवाद योग्य बना करके एक तरफ राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास किया गया, और दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट का एक सबसे बड़ा चूट है, हमेशा ध्यान दो। तो कहा गया, क्या कमाल का कंट्राडिक्शन है, एक कंट्राडिक्शन, विरोधाभास क्या है, एक तरफ आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हो और दूसरी तरफ आप वेलफेयर स्टेट को मजबूत करने के लिए जो जो प्रावधान चाहिए आपने उससे गैरवाद योग्य बना दिया, मतलब राज्य की इच्छा पर आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये तो वैसा ही हुआ, कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की इच्छा पर छोड़ दो, भाई तुम्हारी इच्छा पढ़ो या मत पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा, उसका बस चले, स्कूल से भी क्या नहीं, यहां भी वही चीजें, यही प्रश्न है। बातें समझ में आ गई, जब इसका आंसर की बात चलेगा तो ध्यान से सुनिए इस बात को। हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि गैरवाद योग्य बनाने का पर्पज क्या था, हमारा ये पर्पज था, हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, सारी बातें। और दूसरी तरफ यदि उस समय वाद योग्य बना दिया जाता और सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता और कार्यपालिका संसाधनों के अभाव में उसका क्रियान्वयन नहीं करा पाती, तो कार्यपालिका न्यायपालिका के विवाद उत्पन्न होने के कारण संसदीय लोकतंत्र की हत्या हो, ये डर था। बातें समझ में आ रही, इसलिए अंबेडकर ने क्या कहा, हम जैसे जैसे
आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, नीति निर्देशक तत्व के अनेक प्रावधानों को हम मौलिक अधिकार में क्या करेंगे, शामिल करते जाएंगे। ये अंबेडकर जी ने कहा, जो संविधान सभा के निर्माता। बातें, सारी बातें अंत में बात करेंगे। वस्तुतः आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के बाद सरकार ने नीति निर्देशक तत्व के अनेक प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून का निर्माण, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम आर्टिकल 30, कुटीर उद्योगों के विकास, सहकारिता के लिए 97 संविधान संशोधन कानून के बाद शराब निषेध कानून, निःशुल्क शिक्षा की बात करें, आया विधेयक, अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 में, निःशुल्क शिक्षा के बाद 21 ए जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखो बचाने का प्रयास किया गया है, बचाने राज्य को दायित्व से बचाने का प्रश्न ये है। पर हम बात करेंगे, राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे बात आगे जब बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट स्वयं राज्य को निर्देश दे रहा है, आप क्या करो, आप इसे लागू करो। जब लोग पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है और कह क्या रहा है। हाँ, ये बात करेंगे, दायित्व से बचाने का जब प्रयास किया गया है दायित्व से, उन्हें एक बातें करेंगे। बेसिक वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, वैश्वीकरण के दौर में चुनौतियां हैं, उसके बावजूद सरकार वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और अनेक योजना हो जाएगी। बात है, आपने देखा होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून का निर्माण हुआ है, अनेक नेशनल पार्क बने हुए हैं, तमाम चीजें हो जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद किंतु सरकार ने बजट के माध्यम से निर्देशित तत्व द्वारा निर्धारित दायित्व का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से आप जब कर रही है, तो जब बजट की बात करोगे ना, एक बात ध्यान दो, मनरेगा क्योंकि बजट शब्द है, तो जब बजट शब्द का प्रश्न उठेगा तो 2024 का जो बजट आएगा हम लोग उसका उल्लेख करें। अब मनरेगा की बजट में आवंटन, आयुष्मान भारत की बात करें, उसका उद्देश्य क्या है, बात इसमें आपने अक्सर देखा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, फूड सिक्योरिटी बिल की बात है, अब गवर्नमेंट कितना पैसा आवंटित कर रही है। अगला देखा होगा पर्यावरण संरक्षण के गवर्नमेंट कितना बजट दे रही है। आपको क्या करना है, डेटा बताना होगा कि इसमें गवर्नमेंट ये काम कर रही है, थोड़ा सा इतनी वृद्धि की गई, इसमें इतनी वृद्धि। अच्छा, एग्जैक्ट डेटा याद तो रह नहीं सकता, तब ये लिखें इस बार बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई इस योजना, ये नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज, लाडली बहन योजना की बात की कि जितनी भी महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लॉन्च हुई वह इनडायरेक्ट वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट, और वीमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं डीपीएसबी में क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित हो। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, किंतु सरकार ने बजट के माध्यम से फिर हम बेहतर तरीके से कर रही है, बेहतर तरीके से। अब एक चीज बताना जरा, बेहतर तरीके से कर रही है। और अगला प्रश्न, यदि मान लिया जाए, ये तो प्रश्न हो जाए ठीक है, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। मान लिया जाए आपसे ये पूछा जाए, आलोचनात्मक परीक्षण करें, हमारा आंसर चेंज हो जाए। बात इसमें हमारा आंसर एकदम चेंज हो जाए। आप ध्यान दो, ये तो दायित्व से बचाने का प्रयास, जो सेकंड पार्ट है इसका मुझे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एक प्रश्न के दो पार्ट हैं। जब इसकी बात करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार बजट के माध्यम से डीपीएसपी के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। अब क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक नजरिए से हम लिखेंगे बेशक सरकार वेलफेयर प्रोग्राम को ऑपरेट कर, ध्यान दो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित आदर्शों के प्रति वो प्रतिबद्ध नहीं है। जैसे आर्टिकल 38 आय की असमानता को कम करने की बात करता है, आय की असमानता कम करने के बाद, किंतु बजट में कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं। दूसरी तरफ 39 में भौतिक संसाधनों के अहितकर केंद्र पर रोग की वकालत तो की गई है, रोग की वकालत, किंतु वर्तमान बजट में
पूंजीवादी व्यवस्था प्रतिबिंबित होती है, जो पूंजी के केंद्रीकरण को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। बात है नंबर 3 की बात करें हम लोग। नंबर 3 की बात करें, 41 काम और लोक सहायता की बात तो करता है, काम और लोक सहायता की बात करता है। बेसिक बजट में रोजगार सृजन की बातें की गई है, दक्षता विकास कार्यक्रम और मनरेगा की बातें तो की गई, किंतु मनरेगा और दक्षता विकास कार्यक्रम रोजगार की गारंटी नहीं देता है, जैसा कि 41 में कहा गया है। क्या देता? वो गारंटी नहीं दे रहा। चौथी चीज, मेरी बात हम क्रिटिकली एग्जामिन करना है। नंबर 4 की बात देखो जरा। हमेशा हम बात करें, बेशक कुटीर उद्योगों की बात की गई ना 43 में, कुटीर उद्योगों की बात, लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में याद रखना, हमारे बजट में जो फिजिकल पॉलिसी है या जो मॉनिटरी पॉलिसी है, वो सब के सब कहीं ना कहीं पूंजीवाद को प्रमोट कर रहे हैं। तो वर्तमान बजट में विदेशी निवेश पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य औद्योगिकरण और इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे हो क्या रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष कुटीर उद्योगों का विकास बाधित हो गया और सरकार कुटीर उद्योगों के लिए संरक्षण का प्रयास भी नहीं। याद रखना, पहले क्या था, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्र रिजर्व थे, अब रिजर्व नहीं रह गए। और वर्तमान बजट में सरकार लेबर रिफॉर्म की बात कर रही है, और लेबर रिफॉर्म कंपनियों को श्रमिकों को छंटने का अधिकार दे देता है। और जब कंपनियों को श्रमिकों को छंटने का अधिकार मिल गया, अगला प्रश्न, उन काम की सुरक्षा मिली कहां? देखा होगा जब बजट आएगा ना, तो सरकार लेबर रिफॉर्म लेके आएगी उसी बजट में, लेबर रिफॉर्म। और लेबर रिफॉर्म एक तरह से क्या है, वेलफेयर स्टेट की धारणा पर चोट है। क्रिटिकल एग्जामिन की बात करें, मेरी बात समझ में आ रही? सबसे बड़ी चीज तो यह है, हमेशा ध्यान दे इस बात को। 46 किसकी बात करता है? वंचित वर्ग की सहायता की बात। पर अगला प्रश्न, वर्तमान बजट में भूखमरी को दूर करने के लिए जो राशि आवंटित की गई है, वो पर्याप्त नहीं है। याद रखना, और बार बार विपक्ष कहता है इतना बजट चाहिए, सत्ता पक्ष कहता है इतना ही देंगे। विपक्ष लगातार आलोचना करता है, क्या भूखमरी को दूर करने का आपका लक्ष्य है? पर अगला प्रश्न ये है कि कितना, क्या आपने उतना बजट आवंटित किया है कि नहीं किया है? बातें अंत में हम बात करें, 48 की बात करता है, पूरे बजट में केवल और केवल आर्थिक समृद्धि पर बल दिया जाता है। बिल्कुल, सतत विकास की बात तो की जाती है, लेकिन क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाती है बजट? क्योंकि सरकार आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच विवाद की स्थिति में हमारी सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को महत्व देती है, न कि पर्यावरण संरक्षण। मेरी बात तो क्रिटिकली एग्जामिन जब पूछेगा तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चले अब ध्यान दे इस बात को, क्या लिखवाना है हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। हाँ, चले आगे। इसी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, गुड। इसी क्या हुआ, लिख लो, क्या लिखवा दें, लिख लोगे ना, गुड। ऊपर का पोर्शन भी हो जाएगा, नहीं हो पाया हो जाएगा। शायद मैं लिखवाया हूं कुछ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में, चलो ऊपर का पॉइंट थोड़ा सा जैसा कहो आप लोग, थोड़ा सा हिंट कर दे मेरा इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज, आपसे जब प्रश्न पूछेगा ना, तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसको ध्यान से सुनना। या तो आप पूछेगा यूपीएससी क्रिटिकली एग्जामिन पूछे, तर्क तो पूछेगा ही नहीं, समझ मारी बात है। और जब आलोचनात्मक परीक्षण पूछे ना, एकदम आप विपक्ष बन जाओ, और जब विवेचना पूछे तो सत्ता पक्ष की तरह सोचो। अंतर, विपक्ष केवल क्या करता है, आलोचना करता हो। देखो, जैसे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे,
हमेशा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य एवं शासन के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 लेके 51 गैरवाद योग्य बनाया गया है, किंतु केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआर एवं डीपीएसपी को पूरक घोषित। ये हमारा फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा में जब आएंगे, सेकेंड पैरा में किंतु संविधान सभा पर, अच्छा आरोप किसने लगाया था? केटी शाह ने लगाया, जबरदस्त आरोप। किंतु संविधान सभा पर यह आरोप लगता है कि डीपीएसपी को गैरवाद योग्य बनाकर राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास किया गया है। तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर करने का प्रयास भी किया गया है। ये बात हमारे सेकेंड पैरे में आई। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। थर्ड पैरा चले। जब थर्ड पैरे की बात देखो अब, किंतु संविधान सभा पर आरोप लगता है कि डीपीएसपी को गैरवादी बनाकर राज्य को दायित्व से बचाने का प्रयास। मैंने क्या आरोप लगता है, ऐसा है नहीं, आरोप लगता है। आरोप लगना अलग है, वास्तव में होना अलग है। ठीक है। तथा वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को कमजोर करने का प्रयास भी किया, और ये आरोप केटी शाह। हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे। जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, परंतु उपरोक्त आरोपों से सहमत नहीं हुआ जा सकता।
क्योंकि गैरवाद योग्य बनाने का उद्देश्य उद्देश्य नंबर 1, एक मिनट एक मिनट, संसाधनों की कमी है। और नंबर 2, वाद योग बनाए जाने पर एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके पक्ष में निर्णय देने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच विवाद की संभावना, क्योंकि संसाधनों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्रियान्वयन कठिन। अगला चीज देखो, हम आएंगे सीधे 4th पैरे में। चले, जब 4th पैरे की बात करेंगे, इसलिए अंबेडकर ने यह कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र मजबूत होगा, वैसे वैसे टीपीएसपी के अनेक प्रावधानों को एफआर में शामिल कर लिया जाए। कालांतर में अनेक प्रावधानों का क्रियान्वयन भी हुआ। क्रियान्वयन जैसे, अब जैसे की बात करोगे ना, ए बी सी डी ई एफ, ये सारी बातें मैं लिखवा चुका, ये रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। 39 के लिए क्या हुआ, 41, 43, ठीक है, वो सारी बातें आप पॉइंट कर लीजिए। अच्छा, कोशिश ये करना कि सारी बातें 2 से 3 पॉइंट में समेट दो, हो जाएगा। इसकी जब बात करेंगे, प्रश्न यही है ना कि क्या शब्द है, वादयोग बनाकर हमेशा। हम अगली बार हम जब 5वें पैर की बात करेंगे, वस्तुता
सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपीएसपी के अनेक प्रावधानों को लागू करने का आदेश है, निर्देश, आदेश हम जैसे कि बात करेंगे फर्स्ट, उन्निकृष्णवाद में, उन्निकृष्णवाद में निःशुल्क शिक्षा, बल बल जिसका प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। से नंबर बी की बात करें, 44 के तहत यूसीसी को लागू करने का निर्देश इस सुप्रीम कोर्ट ने, ये बातें शायद समझ में आ गई हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लागू करो, यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने। चले अब देखो, ये सारी बातें करने के हम लिखेंगे अगला पैरा नंबर 6, वस्तुतः बजट के माध्यम से यूपीएसपी के अनेक प्रावधानों को एक क्रियान्वयन प्रबल, अब जैसे कि जब बात करोगे ना, एग्जाम्पल ले लो आप मनरेगा, जब मनरेगा का विस्तार होगा तो कौन सा आर्टिकल मजबूत, और 46, तो मनरेगा किसको मजबूत कर रहा है, 41, 46, ये तो कर रहा है। यहां तक बातें समझ में नहीं। दूसरी चीज हम बात करें हमेशा, तो जब वर्तमान बजट की बात, वर्तमान में बजट में और गवर्नमेंट ये करेगी कल्याणकारी योजना। दूसरी चीज कुटीर, लघु, सेल्फ हेल्प ग्रुप, को मजबूत करने का प्रावधान। देखो ये चीज बजट की करंट की चीजें ही है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है बजट। तीसरी चीज, हम बजट के माध्यम से जो काम सरकार कर रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट का आवंटन या सतत के लिए हम बजट के आवंटन की बात करें। अब इसे देखो ध्यान से, इस बात हो जाएगा। क्लियर, इन बिंदुओं का उल्लेख कर, ये सारी बातें करने के बाद और सारे पॉइंट आएंगे, वो तो जब बजट पढ़ोगे तो पता चलेगा।
लेकिन जब बजट पढ़ो, मैं बार बार कहता हूं, जब बजट की बात करोगे ना तो देखना बहुत सारा डायग्राम ग्राफ दिखाया है। ग्राफ फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ लगातार दिखा, तो जहां जहां आपको ग्राफ की जरूरत हो इकोनॉमिक सर्वे से उठा ले। जैसे मैं इसके बाद इकोनॉमिक जब डिस्कस करूंगा ना तो बताऊंगा देखो ग्राफ कहां से मैं उठा, तब तक मुझे लगता है कि फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे भी आ, एक एक जगह हम ग्राफ यूज करें और डेटा यूज करें। अब एक चीज ध्यान दो, अरे वाह, तुरंत आप क्या करें, डेटा बना दें, एक ग्राफ बना दें, बन जाएगा। जैसे आयुष्मान भारत लगातार बजट में क्या हो रहा है, आवंटन। तो आपने जब डायग्राम बनाओगे ना तो इस तरह करोगे। मान लिया जाए आप 2023 में कितना है, 2024 में क्या हो गया, मान लो बढ़ गया, अगला चुनाव 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित रूप से कल्याणकारी योजना पर खर्च में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी। तो 24 में डायग्राम बना दिया, इसको रफली क्या करो आप, अब मिला दो, आप कर ले जाओगे, बन जाएगा। अब पता देखो, ये मुझे नहीं पता है बजट में कितनी वृद्धि होगी, आखिरी तो ये तो पता है पिछले साल के अपेक्षा वृद्धि हुई है, ये तो याद रहेगा। अब कितनी वृद्धि हुई नहीं पता है, तब डेटा को उल्लेख करेंगे नहीं, बस दिखा देंगे ज्यादा पड़ा है, खत्म कहानी। तो जब मिले दोनों को क्या करेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा, बढ़ता दिख, इसे आपको आधा नंबर या एक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में हम जब बात करेंगे तो याद रखना है हम बातें क्या करेंगे, निष्कर्ष वस्तुतः सरकार कर क्या रही है, ध्यान, वस्तुतः सरकार प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को मूर्त रूप देने के साथ समावेशी विकास को मजबूत करने का निरंतर, घूम फिर के वही सारे पॉइंट आ गए, शब्दों का खेल है नहीं, पूरा लफबाजी, थोड़ा मोड़ा। अब एक चीज बताना जरा, है वही आपको लग रहा होगा नीति निर्देशक तत्व का मैटर, एक पेज का तो मैटर है, इससे ज्यादा तो है नहीं। और उसी पर कितने क्वेश्चन किस तरह यूपीएससी घुमा रहा है, यही तो केवल सीखना है यूपीएससी में। यूपीएससी का सिलेबस मैं बताऊं, जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई है, कितने पेज का हो, 30-40 पेज का क्वेश्चन, और उस पर मैं चाहूं तो 100 क्वेश्चन डिस्कस, और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कभी बाहर नहीं गया है, ना तो आगे बाहर जाएगा। कुछ डेटा बस क्या करना आपको, आंकड़े बस आपको चेंज करना, और चीजें बहुत आसान हो। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, हो जाएगा। गुड, अगला क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, फिर मैं कहना चाहता हूं जो मैं प्रश्न उठाया हूं, मैं जो ये जो प्रश्न मैंने उठाया है आलोचनात्मक परीक्षण, आपसे प्रश्न पूछेगा भी तो आलोचनात्मक परीक्षण ही पूछे। यदि आप पॉइंट नोट नहीं कर पाए तो वीडियो सबको उपलब्ध होगा, आप नोट कर लेना। अब मुझे लगता है कि एक टॉपिक पर 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे तो सारा टॉपिक तो याद हो ही जाएगा, नहीं क्योंकि 20 बार तो मैं बोल रहा हूं एक ही चीज घूम घूम करके। हाँ हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद घूम फिर के वही तो सारी बातें बता रहा हूं। लिखो, यकीन करना, पूरी बात ध्यान देना। तो जब बजट पास होता है ना तो कोई सरकार कहती है कि मैं कल्याणकारी राज के विरुद्ध हूं। हर सरकार जब बजट देखो, वित्त मंत्री क्या कहता है, यह बजट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लोक कल्याणकारी राज समावेशी विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। घोषणा हर कोई, जैसे एक आईपीएस शपथ लेता है, देखा होगा मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूंगा, यार एक गवाह कोर्ट में क्या दवाई देता है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और उसकी शुरुआत ही क्या होती है, झूठ से होती है। ठीक है, तो ये चीजें, तो बजट का बात करें, उद्देश्य तो सरकार भले हो कुछ हो ना,
ये देखो उसके पीछे जानते हो रीजन क्या चीज है? ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मूलतः कहा किया जाता है कि गीता, कुरान, बाइबल बहुत पवित्र माना जाता है। और ये बातें और उस पर हाथ रखकर कसम खाने का मतलब ये, चूंकि ईश्वरीय संदेश है, ईश्वर को आप क्या कर रहे हो, साक्षी मानकर आप शपथ ले। इसका मतलब है कि आप झूठ बोलोगे तो आपको सीधे जहन्नुम में जाना। जहन्नुम की परिकल्पना कितनी भाई, खौलते हुए तेल में आपको क्या कर दिया जाएगा, तंदूर में आपको डाल दिया जाएगा, एकदम तंदूर ह्यूमन बन जाओगे। इसके पीछे ये आपने कभी गौर किया, गांव में जानते हो क्या होता है, लोग कहते हैं चलो कसम खाओ और देवी का स्थान पर कसम खाओ और तुम झूठ बोलो। अलग एग्जाम्पल, उसने झूठी कसम खाई थी तो उसके साथ ये अनर्थ हुआ। एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। जब माहौल क्रिएट हुआ ना तो व्यक्ति पहले डर जाता है। और उसने झूठी कर, उसका बच्चा मर गया 20 साल का होकर के। ऐसा हाँ, जो भी हो ऐसा माहौल क्रिएट, उसको डर जाएगा, या तो खाएगा नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही? हाँ हाँ, नहीं माँ कसम इसलिए कहते हैं ना, देखो होता क्या, माँ मर भी जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हम उसकी क्या करते हैं, कसम खाते। बात है जैसे एक महिला अपने बेटे की कसम खाती है, बेटे के सर पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि माँ के लिए उसका सबसे ज्यादा हमेशा कमजोर पक्ष या सबसे प्यार किसको करती है माँ, एक बच्चे को करती है। गंगा जल वो पवित्र है गंगा, इसलिए लोग उसका। अब मैं तो देख रहा था कि मेरे गांव में एक लड़के ने कहा मैं अंडा कटवाऊंगा। और कटवा लो, खा जाएंगे, क्या टेंशन है। कहीं कटवाने से रात में डरावना सपना आएगा, तुम डर जाओगे, सारी चीजें। पता नहीं क्या सच्चाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आपने गौर किया होगा कि ये होता है। नहीं, डर तो होता ही है। अब ये तो नहीं, मैं तो चाहता हूं कि लोग मिठाई की कसम खाएं। और इसकी कसम तुम्हारी बात झूठ निकली, क्लास के सारे बच्चों को क्या खिलाओगे, रसगुल्ले खिलाओगे, तो माहौल क्या होगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप।